सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिस्कस करेंगे अपन। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वीक एसिड है CH3COH और उसमें वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सो वीक एसिड एसिडिक एसिड ले लेते हैं और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम एसिटेट बनेगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, राइट? एसिड बेस इक्विलिब्रियम में नहीं होता, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो जैसे अपन ने लिखा था कि भाई अगर ये सपोज करते हैं इसका कोई मुझे मिलीमोल्स गिवन है, इसके मिलीमोल्स गिवन है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, इसका कंसंट्रेशन C है मेरे पास, है ना? इसका कंसंट्रेशन C है मेरे पास। तो अपन कहेंगे भाई इसमें क्या होगा, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो जब अपन अगर ये अमोनियम का सॉल्ट है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अमोनियम के सारे सॉल्ट, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन कहेंगे उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी होगा। अगर ये डिसोसिएट होगा इन दोनों में तो जितने कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो वाटर में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसमें इसकी मोलारिटी होगी। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C आएगा और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C आएगा, मतलब दोनों ही प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में। तो अगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में तो वी कैन से दैट कि भाई जब अपन इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो जितना एसिटेट आयन होगा, जितना ये अमोनियम एसिटेट बनेगा, जब अपन इसको एज अ सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितना एस्टेट आयन होगा उतना ही अमोनियम आयन होगा जब वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो। और उसके बाद जब अपन इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दोनों ही क्या होगा, मतलब अपन लिखेंगे भाई ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है और ये एसिटेट आयन है, तो जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी आयन बनेगा, ये भी आयन बनेगा। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C होगा वाटर में। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है ऑफ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड। दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे। अगर दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे तो अपन कहेंगे भाई ये बनेगा CH3COH और ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे मतलब दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात पूछना था तुम लोगों से, जैसे आज तुम्हारा क्लास है 4 o'clock, 4:15 मतलब 4 o'clock अज्यूम कर लेते हैं, और फिर इवनिंग में क्लास है तुम्हारा मैथ्स। तो मेरा एक दिन ऐसा जरूर होता है जब मेरा तुम्हारा 4 o'clock क्लास होता है, मेरा 2 o'clock क्लास नहीं होता। एक दिन ऐसा जरूर होता है वीक में। तो कि ये 2 to 4 अपन फिक्स कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए कि भाई 2 to 4 अपन ऑर्गेनिक ले ले और फिर अपन 4 to 6 मतलब फिजिकल। फिर तुम्हारा मैथ्स भी होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना एक दिन में 3 क्लास हो जाएंगे। क्या पॉसिबल है? मुझे अभी तक कोई नहीं आया, अगर एक भी नहीं आएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। एवरीबडी इज टेलिंग यस। तो मेरे ख्याल से सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो अपन फिर ना इसको ना मैं फिक्स कर दूंगा। फिर मुझे ना कभी कभी जैसे ऐसे लगता है कि यार तुम लोगों का 2 क्लास होगा, अगर मैं 3rd क्लास तुम्हारा लगा दूंगा तो तुम लोग कहोगे सर मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे भी ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो लाइफ में कब पढ़ोगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ोगे? ठीक है, टाइम टेबल में ही डाल दूंगा, मैं टाइम टेबल में ही डलवा दूंगा, आप चिंता मत करो भेजने के पहले। तो टाइम टेबल में ही रख देंगे, फिर तो आओगे ना, फिर तो आना ही पड़ेगा।
ठीक है, कर दूंगा मैं टाइम टेबल। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। मतलब नेक्स्ट वीक से अपना 1-2 क्लासेस ऐसे, कब है क्लास वो अब बताऊंगा मैं, कब है क्लास। इस वीक तो एक लगानी है अपन, मैं बताऊंगा कब है वो क्लास, आप चिंता मत करो। एक तो लगानी है मुझे क्लास, है ना? एक तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीक से मैं 1-2 क्लासेस वो ओसी की क्लास सेपरेटली लगा दिया। ठीक है, तो अपन मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वैसे भी अपन को पढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है अपने पास, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। संडे को आई वेंट टू द मतलब इंस्टीट्यूट, तो 1-2 बच्चे तो अपना डाउट लेके आ गए थे, अपना शीट वीट लेके। मैं तो वैसे ही गया था, मैं तो दिमाग में भी नहीं था कि कोई डाउट पूछेगा। मैं तो अपना ऑफिस विजिट करने गया था। सो बस वो आए तो मैंने बता दिया। ठीक है, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे मतलब डाउट्स भी बताने होंगे बच्चों को। तो ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि अपन ऐसे ऑफलाइन अगर किसी बच्चे को डाउट पूछना है तो वो बाहर खड़े होकर हम लोग आराम से डाउट बताए, तो पूरा मास्क वास्क लगा के कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा अगर करना है तो अपन लोग कर सकते हैं डाउट्स। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे कि भाई मैं बताऊंगा कब होगा आपको उसी का क्लास है। अभी अपन ने सिर्फ शुरुआत की है कि वीक एसेट और वीक बेस में कैसे रिएक्शन। अच्छा, और तुम्हारा कभी भी अगर कोई क्लास कैंसिल होता है तब भी मुझसे पूछ लिया करो। एक बार कोई तो डाल ही देगा ना, डाल दिया करो कि हमारा क्लास कैंसिल हुआ, आप फ्री हो क्या? फ्री होंगे तो ऑर्गेनिक तो ले ही लेंगे। फिजिकल तो चल ही रहा है अब ना, ऑर्गेनिक भी अपन ले लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है। सही बात है, उम्मीद नहीं की थी कभी अपन ऐसा भी करना पड़ेगा कि बाहर डाउट पूछेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे बेटा, अभी पढ़ते हैं अपन, है क्योंकि अपन इसमें भी थोड़ा आगे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कंप्लीट हो जाए, तो अपन थर्मो शुरू कर लें, ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा। CH3CO NH4 था, तो मैंने कहा भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे पानी से। दोनों रिएक्ट करेंगे तो मुझे एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब ये जीरो था इनिशियली, ये अपन इसको CH लिखेंगे, ये CH होगा, तो ये C × 1 - H। अपन को पता है अल्फा और H में हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं, विल गेट दिस, क्योंकि दोनों ही पानी से रिएक्ट करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू CH3COH होगा, मल्टीप्लाई बाय अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, और डिवाइड बाय लिखेंगे अपन, दैट इज CH3CO नेगेटिव इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बनेगा अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास ये गिवन है, तो अपन इसमें ना, क्योंकि ना तो OH दिख रहा है ना H+ साइन दिख रहा है, जैसे पहले अपन को बाकी प्रीवियस 2 केसेस में लिखा था। तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें ना जब दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा, कैटाइन का भी और एनाइन का भी, तो अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, H+ साइन एंड OH नेगेटिव साइन। अपन सबको पता है कि दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज Kb। भाई अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन होता है अपन को, और अपन उसे डिसोसिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, अपन अमोनियम आयन लिखते हैं और OH- आयन लिखते हैं ना अपन, ऐसे लिखते हैं। तो दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज Kb फॉर दिस। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ, पहले वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है फिर अपन लिखा हुआ है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अब 1/Kb लिख लो। एंड दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट, Ka। तो अपन लिख लेते हैं, ये रिवर्स लिखा है तो Ka लिख लेते हैं। एंड दिस इनटू दिस इज व्हाट, Kw। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, Kw अपन Ka इंटू K। मतलब अगर दोनों, और अपन को दिखता है रिएक्शन में कि दोनों में से वीक कौन था, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यूज करना है। तो यहाँ तो दोनों ही वीक है, वीक एसिड और वीक बेस, तो फिर Ka और Kb होगा, Kw अपन Ka इंटू Kb। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो मैं एक तो मुझे पता चल गया कि KH इज इक्वल टू Kw अपन K इंटू Kb। सो आई कैन राइट दैट KH विल बी इक्वल टू Kw अपन K इंटू Kb, ये मुझे पता चल गया। ठीक है भाई, अपन KH लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, KH will be equal to, I can say that CH into CH divided by C into 1 minus H into concentration of this into this divided by this into this, ये भी हो जाएगा C into 1 minus H। तब तो मेरे पास बचेगा H² upon 1 minus, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गए, तो 1² minus H² या 1 minus H का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, therefore I can write that H upon 1 minus H, मतलब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और KH क्या होता है, KW upon K into K। तो we are able to write the degree of hydrolysis। ये इक्वेशन 1 ये आपने, ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अपन कहेंगे ठीक है, यहां से अपन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बता सकते हैं, लेकिन अगर अपन को गिवन होगा कि द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस, तो अपन 1 माइनस H में से H को नेग्लेक्ट करके H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बता देंगे। और KH का वैल्यू क्या है, KW पर K। अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पर KH इज इक्वल टू, KH की जगह सब्स्टिट्यूट करके बताने की जरूरत नहीं, आपको याद है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा देखो भाई, इसमें मुझे कैलकुलेट करना था पीएच। मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं KH कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन पीएच कैसे कैलकुलेट करूं इस सॉल्यूशन का। तो कैलकुलेट द पीएच, है ना। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पीएच। अगर मुझे पीएच कैलकुलेट करना है तो एक बात को ध्यान रखो, हमें सॉल्यूशन में ना तो कहीं H प्लस साइन दिख रहा है सॉल्यूशन में, और ना ही कहीं OH माइनस साइन दिख रहा है सॉल्यूशन में। तो फिर पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो अपने पास ऐसे होता है CH3CONA सॉल्ट, तो अपन को पता होता है कि Na का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन एस्टेटाइन का होगा। तो अगर एस्टेटाइन का हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर के साथ अपन एसीटेट को क्या दे देते हैं, H वाटर से, और OH माइनस साइन सोल्यूशन में होता है। अपन कहते हैं ये बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट होगा तो OH माइनस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C कर लेते हैं, और अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए अपन लिखेंगे OH विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपन KB, KA इंटू C अपन कैलकुलेट कर लेंगे OH। तो इसके हाइड्रोलिसिस में मुझे OH दिख रहा था ना सॉल्यूशन में, तो मैंने ऐसे लिखा। इसमें तो मुझे कहीं भी OH नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर उसमें कहीं OH नहीं दिख रहा है तो अपन कहेंगे एक बात भाई, कभी भी वीक एसिड, ये कोई भी एसिड कभी भी ऐसे तो नहीं होगा कंप्लीटली, मतलब एसिडिक एसिड के फॉर्म में। अगर उसमें वीक एसिड के साथ उसका एनाइन है तो H प्लस साइन भी जरूर रहा होगा, क्योंकि ये और ये, मतलब अगर ये है सोल्यूशन में और ये है सोल्यूशन में, तो 100% H प्लस साइन भी सोल्यूशन में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ना, CH3CO नेगेटिव और H प्लस साइन का। तो अगर ये दोनों सोल्यूशन में है, मतलब वो भी सोल्यूशन में कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो अगर होगा तो कैसे कैलकुलेट कैसे करें। तो अपन कहेंगे द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन इक्विलिब्रियम, द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, electrolytes are always in equilibrium, in equilibrium। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है भाई, मान लिया हमने। तो अपन क्या करते हैं कि फ्रॉम एसिडिक एसिड, अगर मान लो एसिडिक एसिड इक्विलिब्रियम में होगा, ये अपन ने मान लिया कि ठीक है एसिडिक एसिड इक्विलिब्रियम में होगा, तो उससे मुझे H प्लस साइन कैसे मिलेगा, H प्लस साइन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। तो मैं कहूंगा देखो भाई, अगर ये अपने पास गिवन है तो हमें एक बात पता है, मैं इसको बता देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपन ने, क्योंकि ये इसका पार्ट। अपन कहेंगे एक बात है, एक बात मुझे पता है कि अगर एसिडिक एसिड इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी कंडीशन में इसके Ka को चेंज नहीं कर सकते। इसका Ka विल बी इक्वल टू CH3CO नेगेटिव इंटू H प्लस साइन इंटू CH3COH होगा। ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि किसी को भी ऐड करने से या रिमूव करने से या हाइड्रोलिसिस करने से कभी भी Ka, Kb और Kw चेंज नहीं होते अनलेस टेम्परेचर चेंजेस। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, हम इस सोल्यूशन में अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये सोल्यूशन होगा, क्योंकि सोल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे गिवन है, मुझे सोल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, when they are in simultaneously present in the solution, और मुझे इसको कैलकुलेट करना है। तो अपन कह के कैलकुलेट कर लेंगे उसको। तो हम कैसे भाई, हमें एक बात पता है, मुझे Ka गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू एस्टेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C इंटू 1 माइनस H, ठीक है, और H प्लस साइन वो तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय C इंटू H कर लेता हूं इसका कॉन्सेंट्रेशन। C तो कैंसिल हो गया,
So what I got is H plus sign will be equal to, we get that Ka into H upon 1 minus H. ये मिल गया मुझे H plus sign. और H plus sign जो होगा that will be equal to what? That will be equal to Ka into root of KH. क्योंकि H upon 1 minus H is what? Root of KH. यहाँ मैंने कुछ भी निगलेक्ट नहीं किया है. जैसे अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1 तो जब गिवन होगा कि हाइड्रोलिसिस बहुत कम हुआ तो नेगलेक्ट करेंगे. यहाँ हमने कुछ भी नेगलेक्ट नहीं किया अभी तक. तो अपन क्या कहेंगे, H प्लस साइन विल बी इक्वल टू Ka इनटू अंडर रूट ऑफ KH. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, H प्लस साइन हमको पता है क्या होता है, दैट इज KH भी अपन को पता है, दैट इज इक्वल टू KW अपॉन Ka इनटू KB. सो विल राइट दैट द H प्लस साइन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA डिवाइडेड बाय KB. ये अपना H प्लस है. ठीक है भाई, आपने एसिटिक एसिड से लिखा इसलिए मुझे H प्लस साइन आया. अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इक्विलिब्रियम को लिखते हैं, इसके इक्विलिब्रियम को लिखते हैं तो ठीक है, इस केस में OH माइनस साइन आ जाता, तो इसमें क्या आ जाता अपने पास, OH माइनस साइन आ जाता. तो OH माइनस साइन आया था तो अपन ठीक है, और वी कैन राइट दैट OH माइनस साइन. OH माइनस साइन होता तो सिर्फ क्या चेंज होता, KW तो वही रहता, यहाँ पर KB होता और डिवाइड बाय KA होता, बस इतना ही चेंज आता. KA की जगह KB और KB की जगह KW, ये चेंज होता. तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, मतलब अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं. इसमें बस मैंने चेंज किया कि भाई अगर OH माइनस साइन होता, मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो ठीक है. इसमें H प्लस साइन जैसे लिखा अपन ने, तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कैलकुलेट करते हैं तो अपन OH माइनस साइन को अंडर रूट ऑफ KW, KA की जगह KB होता और KB की जगह KA होता. दिस विल बी द OH माइनस साइन, ऐसे बता सकते. तो ये अपन कैलकुलेट करके बता देते, अगर दोनों वीक एसिड और वीक बेस न्यूट्रलाइज होके बना रहे होते अमोनियम एसिड, तो ये पार्ट अपन ने बता सकते हैं अपन. और ये अपना, अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को एक बात देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात. भाई देखो एक बात है, हमने लास्ट टाइम सॉल्ट्स का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा था और H प्लस साइन और OH माइनस साइन भी कैलकुलेट किया था. और वहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जब अपन ने पढ़ा था, तो लास्ट टाइम जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ रहा था उसमें अंडर रूट ऑफ KH बाय C आ रहा था. इसमें कहीं कंसंट्रेशन नहीं आ रहा इस वाले पार्ट. इवन अपन ने लास्ट टाइम जो H प्लस साइन पढ़ा था एसिडिक सॉल्ट के लिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ KH इनटू C. यहां कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा. मतलब the salt which is in which the cation and anion both get hydrolyzed, the hydrolysis of that salt will be independent of the concentration of the salt. इसमें भी concentration term नहीं है, इसमें भी concentration term नहीं है, इसमें भी concentration term नहीं है. So ये बात अपन को हमेशा पता रहेगा कि the hydrolysis of the salt, the degree of hydrolysis of salt, of hydrolysis and pH of the salt and pH or pOH of the salt is independent of concentration. Independent of concentration. तो ये बात अपन हमेशा ध्यान रखेंगे. If the salt is made up of weak acid and weak base, then its pH, pOH or degree of hydrolysis is independent of concentration. ठीक है, तो अपन बता सकते. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, है ना. मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको. वैसे तो इसमें डायरेक्टली हमको फॉर्मूले दिख रहे हैं, अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. तो एक क्वेश्चन लिख लो आप और फिर मुझे बता दो. Calculate the pH of
calculate the pH of 200 ml of 0.1 molar ammonium acetate when diluted to 500 ml. Ka for CH3COH 10 की power minus 5, Kb for ammonium hydroxide, that is 10 की power minus ठीक है ना, that is 10 की power minus 2 into 10 की power minus 5, and right now, so this is given to us. तो आपको pH कैलकुलेट करना है. What is the pH? आप कैलकुलेट करके बताइए. How you will calculate the pH? तो क्या करेंगे? H प्लस साइन तो अपन को डायरेक्टली दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ KW into KA डिवाइडेड बाय KB. ठीक है. सो आप pH लिख भी सकते हो डायरेक्टली लाइक दैट ना, ये माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ तो pH ही आ जाएगा. वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हो, 1/2 ले लेते हैं, फिर log of KW प्लस log of KA माइनस log of KB. अब आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो और लॉग ले लो, ये तो pH हो जाएगा. तो माइनस log of KW will be equal to minus log of KW is equal to 14, that is PKW. ठीक है ना. और माइनस लॉग इधर माइनस, इसको प्लस रखते हैं, ये वाला माइनस से माइनस लॉग ऑफ K इज PK. इस माइनस साइन को रखते हैं क्योंकि एक माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ KB PK. ये आ रहा है अपने पास. तो 1/2 अपन को पता है यहाँ पर भाई PK विल बी इक्वल टू हाउ मच, that is 5, और PKB will be equal to 5 minus log 2 ना, that is 4.7. तो ये तो 14 है, ये 4.7, PK ना 5 है और माइनस 4.7 है. तो अपने पास आया 1/2, 14 प्लस 5 19, और इसमें से 4 माइनस करते हैं तो 14.3 आ जाएगा अपने पास डिवाइड बाई 2. तो ठीक है, विल गेट दैट 7.15. ये अपना आंसर है. हाँ, यू विल गेट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल. और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप चिंता मत करो. फॉर्मूला याद कर लो अभी तो आप, क्योंकि इसमें अपन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बस आपको कॉन्सेंट्रेशंस बनाने आने चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन किसका कैसे गिवन है, किसको किसमें मिक्स किया है, क्या होना चाहिए, तो यू विल गेट योर आंसर्स. अब ये था वीक एसिड और वीक बेस के लिए, राइट ना. अब अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि भाई जैसे अपने पास कोई सॉल्ट गिवन है ना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ छोटा सा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट.
मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन से सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसे मैं कुछ सॉल्ट दे देता हूं, आप मुझे बताओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एसिडिक सॉल्ट। तो अपन को इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट, ये बताना है। तो मैं इसको हटा देता हूं so that you are able to predict that which of the following will be the acidic salt. तो ठीक है, what I want to say is इनमें से अपन एसिडिक सॉल्ट देख लेते हैं। तो कितना नंबर आएगा इसमें से, नंबर यू कैन राइट दैट, कितने एसिडिक सॉल्ट है इसमें, आपको नंबर बताना है मुझे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट, वो बताना है आपको। एक आंसर मेरे पास 6 आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट? थ्री आ रहा है, एक आंसर मेरे पास 3 भी आया। 6 एक और आया। आई थिंक सबने सॉल्व किया। Which of the following are acidic salts? तो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। मैं उसको उसको टिक करता हूँ जो एक से अपने पास 7 भी आया। तो मेरे पास 6 और 7 वाले आंसर ज्यादा आ रहे हैं। 3 वाला एक ही आया अपने पास, बट 6 7 ज्यादा आ रहे हैं। 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देखूं, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा 100%। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे NH4Cl है ना, तो मैं दोनों को ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब एसिडिक। तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिडिक सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक सॉल्ट। इसको NaHCl3 लिखूंगा तो आई राइट दैट ये OH होगा और इधर H होगा, तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक सॉल्ट। ये Na2C2O4 होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसको एसिड बनाएंगे। तो ऑक्सिलिक एसिड वीक एसिड ये ट्वाइस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, H2C2O4 होगा, है तो बेसिक सॉल्ट। FeCl2 में अपन कहेंगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होगा, Na2S है ना। AlCl3 विल बी, इसमें H है और इसमें OH है, ये तो एम्फोटेरिक होता है और ये होता है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज एसिडिक सॉल्ट। ZnS में आई राइट दैट OH एंड H2S। सो जिंक हाइड्रोक्साइड, इट इज एम्फोटेरिक लेकिन ये एसिडिक होता है, तो एसिडिक सॉल्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैं OH लिखूंगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक था लेकिन ये तो एसिडिक है, तो ओवरऑल एसिडिक होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस लेकिन HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स एसिडिक सॉल्ट।
बेरिलियम में मैं लिखूंगा ये H2SO4 बन जाएगा और इसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये एम्फोटेरिक होता है तो ये एसिडिक सॉल्ट, बिल्कुल वैसे ही मैं लिखूंगा, ये हाइड्रोक्साइड वीक बेस होगा और H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक सॉल्ट। लेड का हाइड्रोक्साइड लिखूंगा तो OH और H लिखूंगा, ये तो लेड विल बी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन H2S तो एसिडिक होता है, तो एम्फोटेरिक और अगर एसिड बनेगा तो इट इज अ एसिडिक सॉल्ट। इसको लिखूंगा तो सोडियम अपन को साफ साफ दिख रहा है, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो आंसर मेरे पास आया ही नहीं था, लेकिन 7 किसी ने दिया था, है ना? 7 तो अपन को किसी ने दिया था आंसर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में उसको मतलब डाउट हुआ होगा, बट ये पता चल गया। तो जो आपका डाउट था आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। लेकिन मैंने उसको डिवाइड किया ऐसे सभी को सॉल्ट्स को, तो अपन ने चेक किया कि किस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या एम्फोटेरिक बेस बन रहा है, तो उसको एसिड सॉल्ट। सो ठीक है, अब अपन को क्या पता चल गया कि देखो भाई, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिया था, है ना? ठीक है ना, मैंने आपको कोई भी ऐसे एग्जांपल नहीं दिया था जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना? तो इसमें तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक वीक होगा तो सॉल्ट का नेचर स्ट्रॉन्ग के हिसाब से होता है, वीन होता है। तो ये अपने पास वो सारे के सारे सॉल्ट्स हो गए। अब अपन को ये पता है कि भाई अगर अपने पास कोई सॉल्ट गिवन है, तो अगर उसमें वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अपन को पता है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। और किस कैटाइन का होगा? जो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, ये आपको पता चल गया। तो ये अपना एक एग्जाम्पल था, और अब मुझसे कहा जा रहा कि आप लिस्ट बता दो एम्फोटेरिक कैटाइन का, तो भाई मैं कम से कम 3 से 4 बार आपको बता चुका हूं, है ना, कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स कौन से होता है। सो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होंगे उनके हाइड्रोक्साइड या कैटाइन्स एम्फोटेरिक अपन ये बार बार लिख चुके हैं, तो इनको तो अपन लिख चुके हैं, ये तो अपन को पता है कि आप हर बार बता देते हो, है ना, कि दे आर एम्फोटेरिक कैटाइन्स। ये तो एम्फोटेरिक अपन को हमेशा ही बता देते हो, और ऑक्साइड में भी बताया, पीरियोडिक टेबल में भी बताया, काफी जगह बताया आपने कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो उनके कैटाइन या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, ठीक है ना? तो अपन को पता रहेगा, ठीक है, बाकी आप अपने आप लिख सकते हैं। तो मुझे सॉल्ट पता चल गया कि भाई सॉल्ट कैसे अपन को लिखने हैं। अब होता क्या है ना, जैसे अपन ने सॉल्ट लिखे, हाइड्रोलिसिस लिखा, तो एलिमेंट्री पार्ट में तो अपन को ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब और इससे ज्यादा हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, लेकिन बाकी जगह अपन को मिल सकता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा एटलीस्ट बाइवेलेंट कैटाइन या बाइवेलेंट एनाइन का हाइड्रोलिसिस अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ bivalent cation and anions. Hydrolysis of bivalent cations and bivalent anions. तो जैसे अपन लिखेंगे एनाइंस है, बाइवेलेंट एनाइंस, तो अपन लिखेंगे भाई बाइवेलेंट एनाइंस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आई कैन राइट दैट कार्बोनेट आयन, इट्स अ बाइवेलेंट एनाइन। C2O4 2 नेगेटिव, इट इज अ बाइवेलेंट एनाइन। तो मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन पढ़ना है अपन को, व्हाट आर द बाइवेलेंट एनाइंस, दैट इज HPO3 2 negative, that is a bivalent anions. SO3 2 negative, it is a bivalent anions जिनका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही अपन बाइवेलेंट कैटाइन्स भी लिख सकते हैं। सो बाइवेलेंट कैटाइन्स जिनका हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे Fe3+ हो गया, Fe2+, ये ट्राइवेलेंट में भी आ जाएगा, है Fe2+ है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा बाइवेलेंट कैटाइन्स। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं bivalent cation में, then we can write that it is Mg2 positive, it is bivalent cation जिसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो
वी कैन राइट फॉर द कैटाइन आल्सो लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे, हम सिर्फ बाइवेलेंट एनाइन और कैटाइन पढ़ेंगे, दोनों के हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसे बना दें कि भाई इसमें कैटाइन भी हाइड्रोलाइज्ड हो और एनाइन भी हाइड्रोलाइज्ड हो, ये भी हाइड्रोलिसिस होगा, ये भी लिखा आपने, इसको भी बताया, इसको भी बताया, वो अपन थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्योंकि उतना तो अपन को एडवांस में भी नहीं पूछे। बट आई विल टेल यू कि मतलब आपको एक बार समझ में आ गया तो पता चल जाएगा अपन को क्या करना होता है। अब अपन को डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया होगा कि भाई एनाइन गिवन है, मतलब बाइवेलेंट एनाइन डायरेक्टली दे दिया, वो देंगे आपको कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक है बेटा। ये फिर बीच में क्या हो गया था, बीच में बंद हो गया था ना कुछ, हाँ सर। पता नहीं, चलो देखते हैं पहले। तो मैं बाइवेलेंट कैटाइन और बाइवेलेंट एनाइन की बात कर रहा था। तो अब अपन को ना, जैसे इसमें भी ना या तो ऐसे लिखा होगा, इसमें भी या तो ऐसे लिखा होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को ऐसे गिवन होगा, चलो बाइवेलेंट एनाइन और कैटाइन की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके। कैलकुलेट द pH of 0.1 मोलर Na2CO। सर वीडियो स्टॉप हो गया।
तो विल राइट दैट कि K1 और K2 अपन को गिवन है, तो अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, अपन को एक बात पता है Na2CO3 है। अगर ये सॉल्ट मुझे गिवन है तो मुझे ये तो पता है कि ये बेसिक सॉल्ट है, लेकिन इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताना है मेरे को। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये तो स्पेक्टेट्राइन है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, हाइड्रोलिसिस इसका होगा, तो अपन इसका हाइड्रोलिसिस रखेंगे। तो कार्बोनेटाइन वीडियो रुक गया है आपका। अच्छा, इन वालों के यहाँ आज प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं, कोई बात, जाने देते हैं। मेरे यहाँ भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बट अपन क्लास को कंप्लीट तो कर ही लेगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, देख सिर्फ कार्बोनेटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, और क्योंकि बाकी Na पॉजिटिव तो स्पेक्टेट्राइन है, तो अपन क्या करेंगे ना, देखो क्या करेंगे अपन कहेंगे देखो कार्बोनेटाइन ना इट विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव, अब ये पहले एक H प्लस आइन देगा, H प्लस आइन लेगा इससे, तो बनेगा HCO3 नेगेटिव प्लस OH माइनस। अपन ने देखो डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो अपन ने जब भी डाइप्रोटिक एसिड लिखा, मैंने कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में राइट ऐसे नहीं लिखा अपन ने कि भाई इसको इक्विलिब्रियम में आएगा ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस CO3 2 नेगेटिव आइन है, ऐसे नहीं लिखा अपन, राइट। तो अपन ने क्या किया, हमेशा ना स्टेप्स में लिखा, H2CO3 है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो पहले एक H प्लस आइन बनेगा और फिर HCO3 नेगेटिव बनेगा, और फिर HCO3 नेगेटिव जो है वो इक्विलिब्रियम में आके H प्लस आइन बनेगा और CO3 2 नेगेटिव बनेगा। इसके लिए अपन को Ka गिवन होगा, इसके लिए अपन को Ka2 गिवन होगा, अपन ने हमेशा ऐसे पढ़ा, अपन ने हमेशा ऐसे पढ़ा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। और बोर्ड भी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें अपन कहेंगे कि हम कभी भी ना इसको एक साथ 2 H प्लस आइन वाटर से नहीं देंगे। हमेशा केमिस्ट्री में जब भी अपन को आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है कुछ, तो अगर वो डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक या बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट है, तो एक बात को हमेशा याद रखना कि उसको एक एक स्टेप से ही रिएक्शन करना है। जैसे अपन ने क्या किया, अगर H2CO3 है तो अपन ऐसा रिएक्शन कभी नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, H2CO3 इक्विलिब्रियम में H प्लस आइन HCO3 बनाएगा, फिर सेकंड डिसोसिएशन लिखेंगे अपन, तभी तो Ka1 Ka2 गिवन होता है।
अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अपन कार्बोनेटाइन पहले ऐसे बनाएगा, उसके बाद फिर HCO3 नेगेटिव जो होगा ना, दैट विल अगेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दिस H2CO3 प्लस OH माइनस। मैं क्या करूंगा इस रिएक्शन के लिए, सिंस अपन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है, तो अपन एक काम करेंगे, पहले तो इसके लिए Ka लेते हैं। इसका हाइड्रो, अब ये 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज हो रहा है ना, तो अपन को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी KH1 और KH2 करना चाहिए। तो ये KH1 होगा, ये KH2 होगा। इसमें अपन लिखेंगे KH1 में इसके लिए HCO3 नेगेटिव इनटू OH माइनस साइन डिवाइडेड बाय, ये तो वाटर है, इसको लिखेंगे अपन कार्बोनेट है, ये होगा अपना KH1। और KH2 क्या होगा अपने पास, तो अपन लिखेंगे भाई H2CO3 इनटू OH माइनस साइन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव। अपन को अच्छे से पता है कि जब ये डेरिवेशन करते हैं ना, अगर न्यूमरेटर में अपने पास OH या H प्लस साइन है तो अपन उसे KW बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपन इसको ऐसे कहेंगे, इधर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन और इधर भी H प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी अपन यही करते हैं, H प्लस साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अपन को एक बात अच्छे से पता है, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, भाई इन दोनों को तो KW बनाऊंगा मैं, तो this into this divide by this is this into this divide by this is Ka2, this into this divide by this is Ka2। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर KH1 KW upon Ka2 मिलने वाला है। भाई this into this divided by this is Ka2 ना, and this into this is KW। बिल्कुल वैसे ही मैं लिखूंगा this into this divided by this, मतलब this into this divided by this is what K1। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि this into this divided by this is Ka1, so this will be equal to Kw upon Ka1 है अपने पास, that is what we get। अपने हाइड्रोलिसिस लिखा, ठीक है ना, तो टोटल हाइड्रोलिसिस लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जब अपन किसी सीक्वेंशियल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो अपन को क्या करना होता है, Kc का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दिस इनटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब अगर मुझे ओवरऑल KH लिखना है दोनों रिएक्शन का, तो मैं लिखूंगा ओवरऑल KH विल बी इक्वल टू KH1 KH2 इज इक्वल टू KW का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ka1 into Ka2, that will be the overall Ka for hydrolysis of carbonate। ठीक है, अपन से ज्यादा अगर पूछेंगे तो इसमें एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको एक्सप्रेशन को पहले लिखा। इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं which is the correct expression। फिर अपन से कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें ना मेरे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 तो गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन गिवन, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना इससे भी आ रहा है H प्लस साइन OH माइनस साइन और इससे भी आ रहा है, तो अपन कॉन्सेंट्रेशन को 0.1 लिख लेते हैं, मान लेते, और ये तो इनिशियली 0 रहा होगा, अगर ये x बना ये x बना तो ये 0.1 माइनस x लिखूंगा, x इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। और ये तो फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, फर्दर हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो अगर ये y बनेगा तो ये y बनेगा, तो ये y माइनस, क्योंकि y था x था ना, ये अगर फर्दर हाइड्रोलाइज हो रहा है इससे, ये वापस वाटर से रिएक्ट करके ये दोनों बना रहा है, तो अगर ये y बना ये y बना, तो फिर ये कितना बचेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज करके ही तो ये बना रहे हैं, तो अपन कहेंगे ये y फर्दर हाइड्रोलाइज हो गया, तो अपन ने सेपरेट रिएक्शन लिखा बस, ये अपना सेपरेट रिएक्शन x माइनस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे टोटल OH माइनस साइन, तो यही रहेगा सोल्यूशन में x प्लस y टोटल OH माइनस साइन सोल्यूशन। अब अपन बात करेंगे इसकी, अब अपन आएंगे अपने कैलकुलेशन पे, पीएच कैलकुलेशन पे। आपको एक्सप्रेशन लिखने में कोई डाउट नहीं, आपको 2 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस लिखने में कोई डाउट नहीं। अब पीएच की बात, जब मुझे पीएच कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे OH माइनस साइन कैलकुलेट करना होगा।
द टोटल OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, या फिर मैं उसको अलग से ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास KH1 KW अपन KA2 और मेरे पास KH2 गिवन KW अपन KA1। मैं क्या करूंगा, इसको 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय KA2 इज 10 की पावर -7। ये 10 की पावर माइनस, मेरे पास ये कैंसिल होगा, तो मेरे पास ये 10 की पावर -7। KA2 था ना, KA2 तो 10 की पावर -12 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 10 की पावर -2 बचा। ये KA2 है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 2 में ना 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7 है, दैट इज कम्स आउट टू बी 10 की पावर -7। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ये दोनों वैल्यूज तो पता ही थे, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये होगा, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये होगा। ये अपन को ये बताता है कि ये रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इसका वैल्यू अपन को ये बताएगा कि ये रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू 10 की पावर -2 है, जबकि ये 10 की पावर -7 है। इसका वैल्यू 10 की पावर 5 टाइम ज्यादा है इससे। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है इसका हाइड्रोलिसिस 10 टू द पावर 5 टाइम ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। अगर इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा तो इससे जो OH नेगेटिव आयन आएगा वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे, कोई सेकंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर लो, since KH1 is very very large as compared to KH2. So OH minus ion from KH2 can be neglected. तो इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर y अगर आप नेग्लेक्ट करने वाले हो तो ये x हो गया, ये x हो गया, और इधर हाइड्रोलिसिस जो होगा 0.1 - x अगर अपन ले लें कि भाई अगर एक ही स्टेप का हाइड्रोलिसिस अज्यूम करना है तो फिर तो अपन ऐसे अज्यूम कर लेंगे भाई, KH1 is equal to x into x divided by 0.1 - x। ये लो, इससे कैलकुलेट करके बता दो। और अगर अपन लिखेंगे कि भाई इसका वैल्यू KH1 का वैल्यू 10 की पावर -2 है, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बट अगर ये छोटा वैल्यू है तो अपन को पता है अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं OH माइनस, क्योंकि H प्लस साइन इज नथिंग बट द OH माइनस साइन, जैसे अपन ने बाकी सॉल्ट के लिए लिखा √of KH1 into C, और KH1 क्या होता है √of KW upon KA2 into C। ये OH माइनस साइन अपन डायरेक्टली भी लिख के बता सकते हैं, और अपना आंसर। मुझे क्वेश्चन में C गिवन है, मुझे KA2 पता है, KW पता है, हो गया क्वेश्चन, सारे पार्ट की जरूरत है। तो ये सारा पार्ट, हाँ एक्सप्रेशन पूछेंगे ना, क्या एक्सप्रेशन क्या है KH1 और KH2 की वैल्यू पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद पीएच और पीओएच पूछ सकते हैं। तो बताएंगे, इससे पीओएच आ जाएगा तो पीएच बता देंगे कितना होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई बाइवेलेंट, जैसे एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हुआ है, अगर कोई कैटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होता तो क्या डिफरेंस होता, इसकी जगह सिर्फ Kb2 लेना पड़ता और वो H प्लस साइन आता सोल्यूशन। Fe2 प्लस का हाइड्रोलाइसिस करते तो अपन Fe2 प्लस लेते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता Fe2 प्लस, तो अपन क्या करते थे उसके, सिमिलरली आई कैन राइट दैट similarly for hydrolysis of bivalent cation, जैसे Fe2 प्लस था, Mg2 प्लस है बाइवेलेंट केटाइन, या फिर
N2H6 2 पॉजिटिव है, इस टाइप से अगर कोई बाइवेलेंट कैटाइन है तो अपन उसका हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं। जैसे अपन लिखेंगे भाई Fe2 प्लस का हाइड्रोलिसिस लिख रहे हैं तो अपन क्या आ जाएगा अपने पास, Fe2 प्लस ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैटाइन है तो वाटर से OH लेगा, तो अपन कहेंगे FeOH पॉजिटिव प्लस H प्लस आएगा। बिल्कुल वैसे ही अपन लिखते हैं FeOH पॉजिटिव जो है वो सेकंड स्टेप में भी हाइड्रोलाइज होगा तो अपन को मिलेगा क्या, FeOH ट्वाइस प्लस H प्लस आएगा, ये आएगा। अपन सबको पता है कि अगर मेरे पास FeOH होल ट्वाइस होता तो ये 2 स्टेप में OH देता, एक बार ऐसे और एक बार फिर ऐसे, ये 2 स्टेप में OH देता। और इसके लिए मुझे Kb1 दोगे आप, इसके लिए मुझे Kb2 दोगे आप। मैं क्या करूंगा, इसके लिए KH1 लिखूंगा, दैट इज KW ऊपर। अब इधर चेक करते हैं अपन क्या लिखेंगे, Kb1 और Kb2, तो अपन कहेंगे इसमें ये वाला कैटाइन है और ये वाला कैटाइन है, किस इक्विलिब्रियम में है, इस वाला, तो मतलब ये Kb2 है। और KH2 क्या होगा, तो अपन कहेंगे इधर कौन कौन से कैटाइन है, ये वाला और ये वाला, ये और ये, मतलब इसमें Kb1 यूज होगा, KW अपन Kb1। ओवरऑल हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर, और अगर H प्लस आइन कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमेशा का आप देखोगे ना तो KH1 का वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा होगा KH2 से, सो वी अज्यूम और वी कंसीडर, अपन लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, इसलिए अपन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस को कंसीडर कर लेते हैं। सो हियर H प्लस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH1 इंटू C ले लेंगे हमेशा अपन, और KH1 जो होगा, अगर ये बेस गिवन था अपन को या कैटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा था तो अपन Kb2 लिख लेंगे, और अगर एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होता है तो अपन Ka2 लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें एनायनिक पार्ट में वीक एसिड बनेगा, मल्टीप्लाई बाय C और अपन अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। दैट इज ऑल वी कैन सी। अब हो सकता है अपन से पूछ ले ऐसे, ये तो अपन को लिखना आ गया, ठीक है भाई चलो अपन को लिखना आ गया। अगर मान लो अपन से कभी ऐसे कहा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C गिवन, ये 0 ये 0, तो अपन कहेंगे भाई ये X हो जाएगा या C अल्फा लिख लो, आपकी मर्जी, ये C अल्फा है, ये C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ, तो अपन अल्फा की जगह H मान लेंगे भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अभी तक आप यही तो बताते हैं कि हाइड्रोलिसिस के लिए H लिखो, तो लिख देंगे KH2 इज इक्वल टू KW, KH1 इज इक्वल टू KW अपॉन KB2 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज CH इनटू CH डिवाइडेड बाय C इनटू 1 माइनस H। H कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोलिसिस बता दो। तो इस टाइप से अपन को छोटा मोटा क्वेश्चंस मिल सकता है और आप उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जैसे अपन ने लिखा हुआ है आपको वैसे ही, बस कंसंट्रेशन में आप, हाँ सेकंड स्टेप आपको हमेशा इग्नोर करना है। इवन अगर ट्राइवेलेंट भी होता ना मेरे पास, ऐसे कोई ट्राइवेलेंट है ना, तो ये 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा, एक बार ऐसे बनेगा, अगर कोई ट्राइवेलेंट होता तो 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज करता मैं उसे, तो 3 से, जैसे इसमें अपन ने सेकंड स्टेप को इग्नोर किया ना, इसमें मैं सेकंड और थर्ड को इग्नोर कर दूंगा, फर्स्ट स्टेप से ही कैलकुलेट करूंगा हमेशा, मतलब उसमें सेकंड और इसमें तो अपन सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों को इग्नोर कर देंगे, FeOH ट्वाइस और एक पॉजिटिव बचेगा
प्लस H प्लस आई, और FeOH ट्वाइस और एक पॉजिटिव चार्ज और एक H2O, फिर अपन लिखेंगे ये इक्विलिब्रियम होंगे नो डाउट। तो FeOH होल थ्राइस और H प्लस। इसके लिए मैं KH1 लिखूंगा, इसके लिए मैं KH2 लिखूंगा, इसके लिए मैं KH3 लिखूंगा, और ये होगा अंडर रूट ऑफ KW अपन KB3 इंटू सी। बेस है ना, 3 स्टेप में आइटलाइज्ड होगा। दिस इज KW अपन KB2 इंटू सी एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ KW अपन KB1 इंटू सी। तो मैं क्या करूंगा, ये अपन पहले तो KH ही लिख लेते हैं, अपन तो सीधा OH H प्लस आई लिखना शुरू कर दिया, सी को हटा लेते हैं, पहले तो KH लिखते हैं अपन, KH1 KH2। तो ये KB3, क्योंकि ये तो थर्ड स्टेप होगा ना डिसोसिएशन का, आप खुद ही चेक कर लो ऐसे। अगर मुझे FeOH होल थ्राइस गिवन होता तो क्या करते? पहले आप एक स्टेप में, आपने कहा कि अगर ट्राइवेलेंट बाइवेलेंट है तो आप एक एक स्टेप करके ही रिएक्शन को लिखना, एक साथ कभी नहीं लिखना, ये आपने बताया। तो ये दोनों आइंस कहां प्रेजेंट हैं? थर्ड स्टेप, इसलिए अपन ने थर्ड स्टेप वाले को, ये दोनों आइंस जो है ना Fe3 प्लस, ये तो KB1 होगा। फिर FeOH ट्वाइस और एक पॉजिटिव चार्ज है, और अपन लिख रहे थे FeOH राइट ना, ये 2 पॉजिटिव होगा प्लस OH माइनस 1 होगा, इसके लिए KB2 गिवन होगा मुझे, और FeOH ट्वाइस 2 पॉजिटिव इन इक्विलिब्रियम विद Fe3 प्लस एंड OH माइनस, इसके लिए KB3 गिवन होगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में कहां गिवन है? फर्स्ट वाले में, इसलिए अपन ने KB3। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, और इसके लिए अगर अपन को पीएच कैलकुलेट करना है तो अपन को बस पता होना चाहिए, अच्छा Fe3 प्लस है, वाटर से OH ले लेगा, सोल्यूशन में H प्लस है, इसका मतलब मैं इसमें H प्लस ऐसे लिखूंगा, KH1 इंटू सी, और 3 स्टेप में होगा, मतलब मुझे KH1 ये FeOH होल थ्राइस होगा, तो ये 3 स्टेप में होगा, तो मुझे FeOH होल थ्राइस का थर्ड स्टेप का KB यूज करना है, KH1। तो मैं इसमें KW अपॉन KB3 यूज करके अपना पीएच कैलकुलेट करूंगा। तो वैसे अपन सॉल्ट में बता सकते हैं कि भाई वीक एसिड और वीक बेस कैसे बनता है। तो आपको सेकंड स्टेप हमेशा डिसोसिएशन कर, सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन हमेशा इग्नोर करना है। अगर ट्राइवेलेंट भी हो तो अपन सेकंड और थर्ड स्टेप के डिसोसिएशन को इग्नोर करके अपन अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा अपना आंसर सही है। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में अपन से फार्मूला पूछ सकते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके और बता देंगे KW क्यूब अपन KB1 KB2 KB, वैसे। सो दैट इज अबाउट द ट्राइवेलेंट, बड़ा इजी था। इसमें अपन को बस एक पार्ट पता करना था कि भाई हमें कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करना है, उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं पता। अब एक और पार्ट होता है सॉल्ट में, एक और टाइप का सॉल्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको अपन कहते हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। सो पीएच कैलकुलेशन फॉर एम्फोप्रोटिक सॉल्ट, कैलकुलेशन फॉर एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। अपन सबको पता है कौन से एम्फोप्रोटिक सॉल्ट होता है, जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। ठीक, मैं कुछ एम्फोप्रोटिक सॉल्ट, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट लिखता हूं। मेरे पास एम्फोप्रोटिक सॉल्ट में जैसे HCO3 नेगेटिव है, HC2O4 नेगेटिव है, HS नेगेटिव है, तो अपन उनको ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख लोगे तब भी चलेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो एम्फोप्रोटिक में मतलब जो प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है, तो ऐसा कंपाउंड चाहिए जो प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल, तो इसको आप सोडियम बाइसल्फेट लिख लो, फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H2PO4
Na2HPO, NaH2PO3 लिख सकते, ये हो जाएंगे एम्फो प्रोटिक्स। और भी लिख सकते हैं, जितने डाइप्रोटिक एसिड होंगे उन सभी से लिख सकते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड होंगे एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। अब सपोज पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाई इनके पीएच कैलकुलेट कैसे करने हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दैट। जैसे सपोज मुझे ऐसे, तो अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर NaHCO। अपन सबको पता है कि बाइकार्बोनेट में सोडियम इज अ एम्फोट्रिक आयन। अपन क्या करेंगे, अपन H+ आयन HCO3 नेगेटिव लिखेंगे। अगर ये प्रोटॉन देगा तो Ka2 यूज करेगा, और प्रोटॉन लेगा तो Ka1 यूज करेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज H2CO3 जो है ना, इट कैन कन्वर्ट इनटू दिस एंड दिस। इधर Ka1 यूज करेगा, और HCO3 नेगेटिव होगा तो इक्विलिब्रियम में ये कार्बोनेट आयन बनाएगा और H+ आयन बनाएगा, तो Ka2 यूज करेगा। अगर ये प्रोटॉन देगा, मतलब ये प्रोटॉन दे रहा था तो Ka2 यूज करना चाहिए था, और अगर ये प्रोटॉन लेगा तो ये प्रोटॉन लेगा तो अपना Ka1 वाला इक्विलिब्रियम यूज करेगा। अगर ये प्रोटॉन देगा तो H+ आयन और कार्बोनेट आयन बनाएगा, और प्रोटॉन लेगा तो ये H2CO3 बनाएगा। तो इसका पीएच मैं ऐसे लिख लूंगा, pH will be equal to 1/2 of pK1 plus pK2। डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेरे पास NaSH है, तो मैं SH आयन से लिखूंगा। अगर प्रोटॉन देगा तो Ka2 यूज करेगा, सो आई राइट दैट सल्फाइड आयन प्लस H+ आयन, और के अगर H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो Ka1 यूज करेगा, बिकॉज ये H2S बनाएगा। इसमें भी जब ये डोनेट करेगा ना H+ आयन, तो Ka2 यूज करेगा, और एक्सेप्ट करेगा H+ आयन तो Ka1 यूज करेगा। तो पीएच में ऐसे लिख दूंगा, ये मेरा। अगर मैं इसको लिखता हूं, तुमको एक बात पता है, अगर मेरे पास H2CO3 है, H3PO4 है, ये 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा। Ka1 लिखोगे तो H2PO4 नेगेटिव प्लस H+ आयन होगा, H2PO4 नेगेटिव होगा तो Ka2 लिखोगे तो ये HPO4 नेगेटिव होगा और H+ आयन होगा। और अगर HPO4 नेगेटिव को डिसोसिएट करूंगा तो ये Ka3 यूज करेगा, तो फॉस्फेट आयन और H+ आयन। ये तो लिख के बताने की जरूरत नहीं थी, अपने ट्राइप्रोटिक आयन बहुत सारे बताए। मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है, मेरा ये एग्जांपल बी था, अब मेरा एग्जांपल सी है। मैंने लिखा NaH2 Na2HPO, तो फिर मैं एनाइन इसका लिख लूंगा, HPO4 2 नेगेटिव होगा मेरे पास। अब ये डोनेट करेगा प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, तो अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा ना, ये है अपने पास, तो ये Ka3 यूज करेगा। और जब ये एक्सेप्ट करेगा ना प्रोटॉन, तो ये Ka2 यूज करेगा, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा। उस स्टेप में क्या यूज होगा, Ka2 यूज होगा। तो ठीक है, pH will be equal to pKa2 plus pKa3 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोटॉन देने में और प्रोटॉन लेने में यूज हुआ है, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करें।
उनका एवरेज लेके बता देना। ठीक है, तो एम्फोप्रोटिक में अपन को पता है, बस ये देखना पड़ेगा अपन को कि जो भी सॉल्ट हमें गिवन है वो एम्फोप्रोटिक है क्या, क्योंकि अगर ऐसे गिवन होगा तो ये एम्फोप्रोटिक नहीं है, इट इज नॉट एम्फोप्रोटिक। भाई ये प्रोटॉन दे नहीं सकता क्योंकि ये H3PO2 है, ये एक ही प्रोटॉन देता है, तो एक ही प्रोटॉन देता है, तो आप इसको प्रोटॉन देने के बाद H2PO2 बना सकते हो, बस। अब ये प्रोटॉन देते ही नहीं आगे। H3PO2 is a monobasic acid या मोनोप्रोटिक एसिड, एक ही प्रोटॉन देता है वो, राइट। तो इसको नहीं बोल सकते अपन दिस इज एम्फोप्रोटिक एसिड, ठीक है, तो अपन को पता चलता। अब तुमने डाउट पूछा क्या था, आप बोल भी सकते हो ना बीच में, कहां पर है तुम्हारा डाउट? कहां पर है तुम्हारा डाउट? कहां पर है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब भाई ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, तो वीक बेस है अपने पास और उसका सॉल्ट बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेता हूँ, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम क्लोराइड है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा, इट्स अमोनियम के सारे ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो NH4 पॉजिटिव हो गया और Cl माइनस हो गया, राइट। तो NH4 पॉजिटिव होगा, तो अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट तो है लेकिन इसका pH 7 नहीं हो सकता, क्यों? इसका हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि वो तो अमोनियम के सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। सो विल से दैट अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H+ आयन के फॉर्म में होगा, सो इसका pH 7 नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वो होंगे जिनका pH 7 होगा। अपन उन्हें ये बोल सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है तो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन 100% डिसोसिएट होंगे ये नहीं बोल सकते, उनका 90% से ज्यादा डिसोसिएशन हो सकता है बट नॉट 100%। अब तो मैंने बताया ना, ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, pH 7 नहीं बोल रहा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट तो मैं इसको भी बोलूंगा, आयनिक बॉन्ड है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक बॉन्ड है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, पानी में डिसॉल्व होगा लेकिन pH 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन उसका इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब जैसे अपन कहते हैं ना भाई इसका डिसोसिएशन 10% से ज्यादा नहीं होने वाला, इसका डिसोसिएशन पानी, इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 90% होगा, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ ना, तो क्या 100% डिसोसिएट हो जाएगा? 100% डिसोसिएट की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज मोर देन 90%, और मोर देन 90% को अपन अज्यूम करते हैं कि बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो गया, तो ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 0.1 है तो अपन कहते हैं अच्छा 10% से कम डिसोसिएट हुआ, तो फिर उसको अज्यूम कर लो कि वो डिसोसिएट नहीं, ठीक है ना। अपन कहेंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है
but it is not, its pH is not 7. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन उसका pH 7 नहीं हो सकता। अब कोई एक और कुछ पूछ रहा था, ये वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है जो वो लिखना चाहते हैं। क्या था, कहाँ गया एक और, हाँ, why there is no Ka1 in case of Na2HPO4। हाँ तो भाई जब PO4 2 नेगेटिव दे है, ये जब प्रोटॉन देगा तो Ka3 यूज किया, और प्रोटॉन लिया एक्सेप्ट किया तो Ka2 यूज किया, तो इसमें Ka1 है कहाँ? Ka1 है कहाँ? मैंने कहा था कि अगर एम्फोप्रोटिक सॉल्ट का पीएच कैलकुलेट करके बताना है तो प्रोटॉन किस डिसोसिएशन कांस्टेंट से उसने प्रोटॉन डोनेट किया और किस से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, उनका एवरेज लेना होता है। ठीक है ना, तो जब वो यूज ही नहीं हुआ तो हम उसको क्यों ले ले पीएच में, ठीक है ना, तो वो नहीं लेना है अपन को। अब ये तो था पीएच कैलकुलेशन कि भाई कैसे अपन एम्फोप्रोटिक सॉल्ट के पीएच कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि एक बार कि भाई चलो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होता कि मतलब कैसे आया होगा कि भाई एवरेज लेके दिखा दो आप, तो चलो देख लेते हैं। भाई मेरे पास NaHCO3 था तो मुझे HCO3 नेगेटिव था, HCO3 नेगेटिव था, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, उनको C वगैरह कुछ ऐसे गिवन था, कैलकुलेट में लिख भी देता हूं इसका। कैलकुलेट द pH ऑफ 200 ml of 0.1 molar NaHCO3 और मुझे गिवन है Ka1 and Ka2 for NH that HCO3 is 10 की पावर -7 and 10 की पावर -12, ये मुझे गिवन था। तो कैलकुलेट कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कहेंगे देखो भाई अब इधर मोल्स गिवन होते तो इसका यूज है, मोलारिटी गिवन है तो वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, अनलेस कि अपन कुछ मिक्स करो तो कंसंट्रेशन चेंज। मुझे पता है Na पॉजिटिव इज अ स्पेक्ट्रेटर, only HCO3 negative reacts with water, can interact with water। आप रिएक्ट विद भी लिख सकते हैं क्योंकि फिर नया वर्ड क्या इंटरेक्ट, मतलब सीधा रिएक्ट विद वाटर। तो अपन कहेंगे भाई HCO3 नेगेटिव है तो अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2CO3। एनाइन था, ले लिया H प्लस साइन तो इसने H2CO3 और OH माइनस साइन बना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसी स्टेप की बात करते हैं पहले। तो आपने पानी से रिएक्शन करवाया मतलब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो KH है KW अपॉन H2CO3 और HCO3 Ka1 हो गया, ये आएगा KH। तो एक बार इसने क्या किया, वाटर से रिएक्ट किया या एक तरीके से प्रोटॉन ले लिया, अब एक बार वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है तो अपन लिख सकते हैं भाई ये क्या करेगा, H प्लस आइन और CO3 2 नेगेटिव आइन। तो अपन लिखेंगे इसमें तो Ka2 लिखूंगा ना, इसका बिल्कुल Ka2 लिखूंगा, बिल्कुल Ka2 लिखूंगा इसका। तो सेकंड डिसोसिएशन स्टेप है इसका, ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो इसमें KH मेरे पास गिवन था H2CO3 into, I will write that is H2CO3 into OH minus ion, डिवाइड बाय लिखूंगा HCO3 नेगेटिव आइन, ये आ जाएगा। और Ka2 will be equal to concentration of H plus ion into concentration of CO3 2 negative ion divided by, लिख लेता हूं मैं, concentration of HCO3 negative। मैं इससे ऐसे भी लिख सकता हूं, HCO3 negative ion will be equal to that is Ka2 concentration of H plus ion into concentration of CO3 2 negative ion divided by concentration of divided by Ka2 होगा, concentration ये बन जाएगा, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो वी कैन राइट दैट ये इक्वेशन 1 है अपने पास और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, तो अपने पास था KW upon KA1 will be equal to H2CO3 into concentration of OH minus divided by, अपन को इसकी जगह ये लिखना है, तो अपने पास आएगा concentration of H plus ion, है ना, into concentration of carbonate into Ka2, ये है ना अपने पास, into Ka2 ये आ गया मेरे पास। मैं इसको लिख सकता हूं, राइट ना, इस वाले को H plus ion into OH minus divided by Ka2, that will be equal to concentration of H2CO3 into OH minus ion into Ka2 divided by H plus ion into the carbonate ion, ये लिख सकता हूं। इसको हटा देता हूं, H plus ion को यहां मल्टीप्लाई करूंगा, so what I got, H plus ion का स्क्वायर into Ka2 and Ka1, ऐसे Ka1 को इधर ले जाते हैं, पर Ka1 इधर था ना, ये Ka1, so अपने पास आएगा Ka1 into Ka2, ये आ गया अपने पास। बचा क्या अपने पास, into concentration of H2CO3 divided by concentration of CO3 2 negative, ये बच गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन रिएक्शंस की बात करेंगे। इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो OH बनाएगा, और अगर ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन बनाएगा। ये बेस है और ये एसिड है, एक बेस है और एक एसिड है। अगर अपन कहेंगे कि रिएक्शन में एक बेस है और एक एसिड बन रहा है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो इससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके आएगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, तो अगर ये से रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके आएगा। मतलब दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन नियरली सेम। हाउ कैन यू से दैट कि NaOH और HCl, मतलब एक तरीके से एसिड बेस की बात कर रहा हूं मैं, जितना OH नेगेटिव आयन होगा ऑलमोस्ट उतना ही H प्लस आयन होना चाहिए, बिकॉज अगर OH ज्यादा होगा तो H प्लस आयन से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड लेके आएगा। अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा तो इसको फॉरवर्ड लेके आएगा, क्योंकि ये कंज्यूम करेगा तो ये फॉरवर्ड आएगा। तो दोनों ही H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन अगर सोल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं हो सकता, दे आर नियरली सेम। अगर इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम होगा। सो इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में आई विल से दैट द concentration of H2CO3, we can say that from reactions the concentration of H2CO3 is nearly equal to concentration of CH3 2 negative. Therefore what I got, but so H plus ion will be equal to under root of Ka1 into Ka2 आ गया, माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग लोगे H plus ion, तो what you'll get, minus 1/2 log of Ka1 plus Ka2 ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू आ गया 1/2, माइनस लॉग अंदर लेके जाओ तो you'll get pK1 plus pK2, ये लो अपना इक्वेशन।
मैंने भी यही कहा था कि एवरेज ले लेना दोनों का, PK1 और PK2। असम्पशन था कि अगर राइट हैंड साइड पे ही OH है और राइट हैंड साइड पे ही H+ साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ज्यादा होगा तो इससे रिएक्ट करेगा, तो इससे फॉरवर्ड लेके आएगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो उससे रिएक्ट करेगा तो उसको फॉरवर्ड लेके आएगा। मतलब नियरली H+ साइन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो फिर अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो जितना ये बना होगा उतना ये भी बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा। तो अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है और नियरली इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इन दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम होना चाहिए। That's why we have taken the assumption। और अपने पास ये आ गया कि that is the average of PK1 and PK2। ये अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था। इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं है। तो आप क्वेश्चन लिख लो, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं हाइड्रोलिसिस में। लिखो भाई, है ना, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड। कैलकुलेट the pH of 200 ml of 0.1 molar NaHC2O4 when we are given this। K1 K2 given। एक दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। इसका pH कितना आ गया अपने पास? Calculate the pH of 200 ml of 0.1 molar sodium bioxalate। सिक्स 6.5 आया सबका। तो हमें उनका पीके लेके एवरेज यही तो कैलकुलेट करना है। और पीके क्या 10 की पावर -9 है, तो पीके इज 9, पीके इज 4, एवरेज लेंगे तो 6.5। बिल्कुल सही। तो वी गॉट दैट। व्हाट विल बी द आंसर है? सो आंसर इज दैट इज PK1 और PK2 डिवाइड बाय 2, so that is 4 + 9 divided by 2, 6.5 आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। Calculate the degree of hydrolysis। Calculate the degree of hydrolysis of calculate the degree of hydrolysis and pH। Calculate the degree of hydrolysis and pH of calculate the degree of hydrolysis and pH of 100 ml of 0.1 molar salt, ammonium cyanide salt, when K for
HCN is 10 to the power of minus 10, and Kb for ammonium ion is ammonium hydroxide is given to me 10 to the power 5. Degree of hydrolysis and pH दोनों ही कैलकुलेट करके बताएं. pH and degree of hydrolysis. हो गया? तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आया, फिर अपन को सॉल्ट गिवन था, अपन ने इसमें OH ऐड किया और इसमें H ऐड किया. ये तो पता था अपन को भाई HCl तो बहुत 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 वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस. अपन को Ka गिवन है, तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि वीक एसिड है या वीक बेस है या किसका हाइड्रोलिसिस होगा. उसमें Ka वैल्यू गिवन तो है, तो दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस. सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज दिस. ये लो भाई, तो Kw is 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना गिवन है 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कम्स आउट टू बी कितना 15 हो गया. सो अंडर रूट ऑफ 0.1. सो अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 का मतलब हो गया दैट इज 3 पॉइंट राइट ना, 1 ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ 10. तो 3.1 होगा तो h upon 1 minus h will be equal to 3.1. तो h will be equal to 3.1 minus 3.1 h. इधर लेके आते हैं तो 4.1 h will be equal to 3.1. So h will be equal to 3.1 divided by 4.1. काफी ज्यादा आ रहा है इसका, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो आएगा क्योंकि बहुत वीक एसिड होगा. जितना ज्यादा वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोलिसिस कॉन्जुगेटेड बेस एंड मोर विल बी द हाइड्रोलिसिस. तो ये वैल्यू अपने पास कितना आएगा 31/41. सो विल राइट दैट इट विल बी अराउंड 0.78. नियरली लिख लेता हूं मैं 0.7, 0.8 के आसपास ही आ रहा है. अब क्या था अपने पास, अपन को pH कैलकुलेट करना था, तो अपन ने कहा था भाई H प्लस आइन कैलकुलेट कर लो आप. इसमें दोनों हाइड्रोलिसिस होगा तो H प्लस आइन विल बी इक्वल टू Ka into under root of KH. So Ka into under root of KH is Kw upon K into Kb. So that will be equal to under root of Kw upon into Ka divided by Kb. ये अपने पास H plus है, सब्स्टिट्यूट कर लो.
सो H प्लस आइन विल बी इक्वल टू KW तो होता है 10 की पावर -14, K अपन को गिवन है 10 की पावर -10 और KB अपन को गिवन है 10 की पावर -5। ये अपने पास आया कितना, 10 की पावर ये 5 9 19 आ जाएगा। सो 10 की पावर -19 आ गया अपने पास। इसमें अपने पास कितना 19 बचा ना अपने पास, 5 और ये 4 19, तो 19 को अपन ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा, तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये आया अपने पास H प्लस आई, देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3.1 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो 10 माइनस लॉग ऑफ 3.1, 3.1 इज 0.48, तो 0.545 कर देते हैं, 0.45 लो भाई 9.55। ये अपना कोई डाउट है तो बोलो। क्या आंसर है? ये था हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें एक बार ना अपन लिख लेते हैं जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, ये आपने काफी सारे फॉर्मूले बता दिए, एक बार कंपाइल करके बताओ ना क्या क्या किया, कि इतने सारे फॉर्मूले थे कुछ समझ में नहीं आया कब क्या लगा। तो जरा एक बार ऐसे हमको भी बताओ कि भाई फॉर्मूले आप जो ये जल्दी जल्दी लिख लेते हो कैसे लिख लेते हो। ठीक है, तो अपन एक बार ना जितने पीएच अपन ने पढ़े ना, क्योंकि बफर तो एक आधी फॉर्मूला होगा और आगे भी अपन को फॉर्मूले ज्यादा नहीं पढ़ने, यहीं तक फॉर्मूले थे बहुत सारे। अपन क्या करते हैं, और मुझे ना क्या होता है, मुझे अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो मुझे सारे फॉर्मूले याद है जितने, अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तो मुझे सारे फॉर्मूले याद है, फिर आप मुझे किसी फॉर्मूले पर रोक नहीं सकते, मैं अपने सारे फॉर्मूले इससे बना लूंगा। देखो भाई अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो जितना H प्लस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना H प्लस आइन लेते हैं। सो pH फॉर वीक एसिड अपन लिखते हैं H प्लस आइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka into C and alpha will be equal to under root of Ka by C। वीक बेस होता तो इसकी जगह Kb ले लेते और क्या, फॉर वीक बेस बस इसकी जगह अपन OH की बात करते और अंडर रूट ऑफ Kb into C कर देता एंड अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb by C। pH for mixture of weak acid and strong acid। तो मैं कहता हूं भाई टोटल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी से मैं pH कैलकुलेट करूंगा, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बताया। बट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब यू हैव टू अज्यूम जब भी स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉम्बिनेशन होगा हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग से ही कोरिलेट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता तो OH माइनस आइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता। pH for mixture of two weak acids, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना H प्लस आइन जो टोटल लेंगे ना हम,
अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2 कहा था आपने, ऐसे तो एक एसिड और दूसरे एसिड दोनों का सम करके ऐसे बताया था। मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस, तो अपन लिखेंगे बेस के लिए अपन OH कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, बेस है तो OH की बात करनी होगी। टोटल OH विल बी इक्वल टू Kb1 इंटू C1 प्लस Kb2 इंटू C2 दूसरे बेस के लिए, ऐसे कैलकुलेट। pH फॉर डाइप्रोटिक एसिड, तो अपन कहते हैं भाई इसमें ना डाइप्रोटिक एसिड, सपोज H2O ऐसे लिखा हुआ है डाइप्रोटिक एसिड, तो अपन ने लिखा था भाई H प्लस आइन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka1 इंटू C, ऑब्वियसली ये तो होता ही है, and that will be equal to concentration of monovalent जो भी होगा Ha minus, and concentration of A minus जो होता है that is equal to Ka2 के बराबर होता है, बाइवेलेंट का concentration। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी डालते हैं, क्योंकि फिर concentration of H plus ion in the solution will be हमेशा H plus ion जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ट्राइप्रोटिक एसिड भी ऑलरेडी होता है, इसलिए उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। pH फॉर बेसिक सॉल्ट, अब अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें। न्यूट्रल सॉल्ट अपन को पता है, इसमें ये कॉम्बिनेशन ही पढ़े थे अपन, अब ट्राइप्रोटिक भी पढ़ा अपन ने, फिर उसके बाद यहाँ पर वीक एसिड के साथ डाइप्रोटिक वीक एसिड के साथ भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया, उस टाइप से अपन बता सकते। थोड़ा सा अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर वीक के साथ स्ट्रॉन्ग मिक्स करोगे तो सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग का ही कॉन्सेंट्रेशन लेना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आइन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला लेना है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH माइनस आइन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले। बेसिक सॉल्ट, अगर मुझे कोई बेसिक सॉल्ट गिवन है इस टाइप से अपन को पता है, और बेसिक सॉल्ट कैसे पहचान लेंगे, इन दोनों में से किसका हाइड्रोलिसिस होगा, पानी में डालेंगे तो पानी से H प्लस आइन ले लेगा ये, और OH पानी में, ये अपन को पता है वो बेसिक है एसिडिक है। तो बेसिक सॉल्ट के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूंगा, सॉल्ट बेसिक है तो OH बनेगा अंडर रूट ऑफ KH2C, and that will be equal to KH जो होगा तो इसमें वीक एसिड होगा ना, तो KW upon Ka into C, and alpha that is degree of hydrolysis अंडर रूट ऑफ KH by C, और KH अपन को पता है क्या होता है, KH will be equal to KW upon Ka होता है, ये अपन को पता है। बेसिक सॉल्ट के लिए OH will be equal to KH into C, और KH होता है KW upon Ka, वही तो लिखा आपने। pH फॉर एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, जिसमें सिर्फ केटाइन का हाइड्रोलिसिस हो, तो अपन कहेंगे उस केस में अगर मुझे pH लिखना है तो ठीक है, अगर केटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिडिक सॉल्ट है तो मैं लिखूंगा H प्लस आइन अंडर रूट ऑफ KH into C, और अंडर रूट ऑफ KW upon KB होगा KH, हाइड्रोलिसिस अंडर रूट ऑफ KH by C। pH of salt of weak acid and weak base, तो दोनों ही हाइड्रोलाइज होते हैं फिर तो इसमें, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज H upon 1 minus H, that is under root of KH। H plus sign will be equal to where KH is KW upon K into KB,
H plus sign will be equal to Ka into under root of KH, or OH minus sign will be equal to KB into under root of KH. KH आपको पता है क्या, ये अपन बता सकते। pH for amphoprotic salt, जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। तो pH will be equal to average of pK1 plus pK2. और वो डिपेंड करेगा कौन सा एम्फोप्रोटिक सॉल्ट गिवन है, वो के कौन से यूज करना है अपन ने फिक्स नहीं किया, अपन इन जनरल लिख रहे हैं। कौन सा के यूज करना है वो अपन को देखना पड़ेगा। pH of bivalent anion और कैटाइंस, तो अपन लिखेंगे भाई अगर मुझे OH माइनस आई लिखना है तो अंडर रूट ऑफ KH1 इंटू C करना होगा, और H प्लस आई लिखना है तो अंडर रूट ऑफ KH1 इंटू C करना होगा। ये एसिडिक सॉल्ट रहा होगा, ये बेसिक सॉल्ट रहा होगा। बेसिक सॉल्ट मतलब Na2CO3 जैसे रहेंगे, तो इसमें Ka2 यूज करेंगे अपन और इसमें Kb2 यूज करेंगे, वो अपन को पता है, 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज्ड होगा। कल स्कूल की छुट्टी है, मैं क्लास रख सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है पता है क्या, ये मुझे पहले से नहीं पता था, ये अभी तुम्हारे क्लास के पहले ही मैंने कैलेंडर देखा। कल ना मेरी एक बड़ी क्लास है 12th क्लास वालों के साथ, उनका रिवीजन शुरू हो रहा ना, तो उनकी क्लास मतलब 5-6 घंटे की एक क्लास है उनकी। मेरी सुबह एक क्लास है, फिर 12:30 से उनकी क्लास है, 11 to 12:30 क्लास है, 12:30 से उनकी क्लास होगी, इवनिंग में 5 o'clock तक। तो कल बिल्कुल एकदम पैक हो गया, मुझसे गलती होगी, मुझे उनको किसी और दिन रखना था। अच्छा कल फिजिक्स का होगा डीओबी का साइड, ठीक है, लेकिन मुझे कल का अगर मुझे ऐसे छुट्टी वाला दिन पता होता तो मैं वही कर लेता। चलो लेकिन मैं रख लूंगा केमिस्ट्री का क्लास, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन जो भी अपना ना एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे, अपन पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, फिर गैसेस स्टेट कर लेंगे, अर्ली रियल गैसेस। आप लोग क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ सीक्वेंस ही रखते हैं, पहले गैसियस स्टेट करते हैं, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, फिर अपन आयनिक इक्विलिब्रियम, ऐसे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज 2 के बगैर वाकई मुझे मजा नहीं आ रहा वैसे, मतलब एक होता ना कि मतलब हाँ मजा आया, सीख लिया हमने सब्जेक्ट को, वो मुझे भी नहीं फील आ रहा। तो अपन आइडियल गैस और रियल गैस रख लेते हैं एक्सरसाइज 2, ठीक है ना। बॉन्डिंग का भी बॉन्डिंग उतना ज्यादा वो नहीं है, बॉन्डिंग में बहुत प्रॉब्लम नहीं है उतना, बॉन्डिंग अपन कई बार करेंगे क्योंकि डिस्कस, ठीक है ना। तो अपन ना गैसियस स्टेट का एक्सरसाइज 2 रख लेते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट में बहुत जरूरी था, बॉन्डिंग वाला तो रटने वाला पार्ट है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सरसाइज 2 मैं हो सकता है कल शाम को भी रख लूं या कल रात को भी रख लूं, ऐसे ना अपन कभी भी रख सकते हैं। लास्ट लाइन वाला ये पीएच फॉर बाइवेलेंट एनाइन और कैटाइन लिखा था उसमें, बाइवेलेंट एनाइन और कैटाइन। आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई लिमिट नहीं है, बिलो के H1, ये KH1 और वो KH1 ऐसे लिखा हुआ, ये OH के लिए KH1 है, वो H प्लस के लिए KH1 है। आयनिक इक्विलिब्रियम में मतलब रश नहीं करेंगे अपन, बट बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है आयनिक। या बफर के बाद अपन कुछ पार्ट छोड़ देंगे, अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उसको शॉर्टकट मार के फिर अपन थर्मो पे आते हैं, फिर बाद में जो छोड़ूंगा वो बता दूंगा, कोई दिक्कत। तो आयनिक वाला पार्ट अपन, क्योंकि जो सेकंड ये वाले पार्ट थोड़ी गिवन होंगे उसमें, अपना जो एलिमेंट्री वाला पार्ट,
ठीक है ना, तो अपन देख, चलो ठीक है, विल गेट दैट। अब आपको एक सही आयनिक इक्विलिब्रियम 1 का सारा पार्ट आपको डिस्कस करना, आपको करके आना है, नेक्स्ट टाइम के लिए अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो फिर आज इतना ही पड़ता है। बाय सर। बाय एवरीबॉडी।